तो वेलकम, फिर से स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी अहमदाबाद में। मेरा नाम है राहुल दाकरे और आज हम पढ़ाने वाले हैं या सीखने वाले हैं भारत का इतिहास, जिसका ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर अपन हो चुके हैं ना, अपने सीख चुके हैं, ठीक है। जो पुराने हैं उन्होंने तो सीखा ही होगा। दो लेक्चर जो नए आज से ज्वाइन हुए हैं या जो भी सीखने आए हैं, उन्हें कृपया कर पहले के जो दो लेक्चर हैं उन्हें देखना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर तीसरे लेक्चर में सीखना चाहिए, वरना ऊपर से जाएगा टप्पी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम भारत के इतिहास पढ़ने वाले। भारत के इतिहास में हम पढ़ने वाले जो प्राचीन भारत हमारा चल रहा है उसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत के कुछ लेक्चर चलेंगे अपने, 8 से 9 लेक्चर होंगे प्राचीन भारत के। उसमें संपूर्ण प्राचीन भारत आ जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर हम उसके बाद मध्यकालीन भारत लेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत लेंगे, ठीक है। तो आज का जो है प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता। हम पहले लेक्चर में कि प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन जो इतिहास है हम कहाँ से जान सकते हैं, कौन कौन से स्रोत ऐसे हैं जिनसे हम प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ चुके थे। दूसरे लेक्चर में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी, ठीक है। और पहले लेक्चर में ही हमने पाषाण काल भी पढ़ लिया था, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। आज जो लेक्चर है वो वैदिक सभ्यता के ऊपर है कि सिंधु जो प्राग ऐतिहासिक काल था, प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आधे ऐतिहासिक काल आया, ठीक है, फिर ऐतिहासिक काल आया। तो जो आधे ऐतिहासिक काल था उसमें दो सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई थी। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और उससे एक लेवल अप जाते हैं हम, तो दूसरी जो सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे कि वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, वैदिक सभ्यता जो है अपनी, ठीक है, वो क्या है कि वैदिक सभ्यता हमारे दो भागों में बांटी गई है। वैदिक सभ्यता इतिहासकारों ने, एक ऋग वैदिक काल में, एक उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। एक ऋग वैदिक काल था और एक अपना था उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो जो आर्य थे, आर्य कौन थे? तो ये पर्सन थे जो सिंधु सभ्यता का नाश हो गया उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, उसमें भी लोगों का आना चालू हुआ कि आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आप आर्य सभ्यता भी बोल सकते हैं अथवा वैदिक सभ्यता तो नाम है उसका, ठीक है। आर्य सभ्यता का जो ज्ञान है वेदों से ही मिलता है, ठीक है। जो आर्य सभ्यता थी अपनी, आर्य सभ्यता, ठीक है, आर्य सभ्यता जो है ये वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता जो आई, ये आर्य सभ्यता जो थी उसका ज्ञान जो हमें है, ज्ञान जो वेदों से ही मिलता है। वेदों में जो आर्यों के बारे में लिखा गया है हमें वहां से ही इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इतिहास की, आर्य सभ्यता के बारे में, इसलिए हम इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सब आपको ऋग्वेद के बारे में मैंने जानकारी दी थी, उसमें पता गया कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसके लिए है क्योंकि ऋग्वेद में ही सबसे ज्यादा हमें जानकारी प्राप्त होती है आर्यों के बारे में, ठीक है। क्योंकि प्राचीन है तो जाहिर सी बात है कि उसमें ही सब कुछ ज्यादा जानकारी अपने को प्राप्त होगी इतिहास के बारे में, ठीक है। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। ऋग्वेद प्राचीन है तो वैदिक सभ्यता प्राचीन सभ्यता ही हुई। कारण कि ऋग्वेद प्राचीन है तो उसमें से जो सभ्यता का ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो वैदिक सभ्यता, प्राचीन भारत की प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। वेदों की रचना हुई, वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, वेदों की रचना हुई। चलो ऋग्वेद तो प्राचीन था और भी वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द वेद से बना है, ठीक है। वैदिक जो शब्द है वो वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, ओके। आर्य ही रहने आए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु लोग रहने आए, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहने आए, कैसे रहते थे, क्या क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या साक्ष्य हमें मिले, उसी तरह जो वैदिक सभ्यता है वो किसके बारे में? आर्यों के बारे में। तो और जाहिर सी बात है कि वैदिक सभ्यता में आर्य निर्माता ही होंगे, आर्यों ने ही निर्माण किया होगा वैदिक सभ्यता का, ठीक है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है वैदिक संस्कृति में? श्रेष्ठ या उत्तम, जो सबसे अच्छा होता है वो होता है आर्य, ठीक है। आर्य आर्य आप सब बार बार बोल रहे हो शब्द, ठीक है। आर्य के बारे में क्या मतलब, कौन है आर्य, क्या है आर्य? आर्य यार समझ लो कि एक जाति समझ सकते हो। आपको अगर अच्छे से समझना हो इस समय तो एक जाति समझो कि आर्य एक लोग थे, जैसे द्रविड़ लोग होते हैं, आर्य लोग होते हैं, बराबर, ऐसे ही लोग थे। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, ये याद रखना, ये जो मेन पॉइंट है अपना, कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत।
आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। ये वैदिक सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी थी। अपने ऋग्वैदिक काल के बारे में आते हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। तो हम पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला जो है ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल का समय, ऋग्वैदिक काल का समय जो है वो ऋग्वैदिक काल का समय जो यहाँ पर दिया गया है हमें इतिहासकारों ने, ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईस्वी सन पूर्व का है। ईस्वी सन और ईस्वी सन पूर्व कैसे तारीखें आती है वो हमें, हाँ मैंने आपको मतलब सिखाई दिया है, बता ही दिया है, आपके ध्यान में होगा, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईस्वी सन पूर्व का बताया गया। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई। जो ऋग्वेद था ना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन था। मैंने ऐसा भी नोट भी एक लिखवाया था कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है। एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र जो साहित्यिक स्रोत है वह ऋग्वेद है, ठीक है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ठीक है। पशुपालन था, चारा था, मतलब ठीक है। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था, ठीक है। आरंभिक जीवन जो था उनका पशुचारण पर आधारित था। कृषि मुख्य कार्य था, कृषि जो सबसे पहले कृषि करते थे। साक्ष्य भी तो हमें सिंधु सभ्यता से मिली, तो कृषि करते थे आर्य, तो कृषि उनका मुख्य कार्य था। आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। लो अभी पता चला कि आर्य कहाँ से आए थे, ठीक है। आर्य ईरान से होकर भारत आए थे, ठीक है। ऋग्वेद की बातें ईरानी भाषा के प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। अब जो ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई हैं आर्यों के बारे में, उनकी जो बातें हैं ईरानी भाषा के प्राचीन ग्रंथ, एक ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता, याद रखना। ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अवेस्ता, ठीक है, उससे मिलती है। प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। एक प्रोफेसर थे अपने, इतिहासकारी थे, प्रोफेसर थे अपने मैक्स मुलर, ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे निवासी? मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। तो जो आर्य थे, प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई याद करो, याद रखना। अब ठीक है, एक बार रिवीजन के, क्विक रिवीजन। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई, यानी ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई, ठीक है। और एकमात्र साहित्यिक स्रोत है ऋग्वैदिक काल को जानने का, ठीक है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, वैदिक जो सभ्यता थी ग्रामीण थी। कहाँ से पता चला? ऋग्वैदिक काल में पता चला, ठीक है, ऋग्वेद से। आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। आरंभिक जो जीवन था वो पशुचारण पर आधारित था। कृषि इनका मुख्य कार्य था। और आर्य जो थे वो ईरान से होकर भारत आए थे। और ऋग्वेद की जो बातें हैं वो ईरानी प्राचीन ग्रंथ है एक अवेस्ता। ईरान का जो प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता, उसके जैसी, उसके समान ही है ऋग्वेद की बातें, ठीक है। और प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। इतना पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि ऋग्वैदिक काल ही है। नेक्स्ट बातें क्या थी ऋग्वैदिक काल में कि ऋग्वेद में आर्य के निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख है, बराबर। सप्त सैंधव क्षेत्र क्या है सर? कि सप्त सैंधव क्षेत्र जो था वो, सप्त सैंधव मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र। कौन सी नदियां? 7 नदियों का क्षेत्र के ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव का उल्लेख है। जो ऋग्वेद था ना, ऋग्वेद, उसमें हमें बताया गया है कि आर्य जो थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। सप्त सैंधव क्या है कि 7 नदियां जहां मिलती हैं, 7 नदियों का क्षेत्र होता है। 7 नदियां हैं टोटल, उनका जो क्षेत्र होता है, हर नदी का एक एक अपना अपना क्षेत्र, मतलब उसके बाजू में ही बसे होंगे, ठीक है। तो 7 नदियों का क्षेत्र होता है, उसे सप्त सैंधव कहा जाता है। जो 7 नदियां थी वो कौन कौन सी थी? एक सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी थी, ठीक है। फिर अपनी सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतुद्री यानी सतलज, पुराना नाम भी हमें कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है नदियों का, ठीक है। तो सतुद्री यानी सतलुज जो किया जाता है। विपाशा व्यास नदी का नाम है विपाशा, ठीक है। परुष्णी रावी नदी का नाम है परुष्णी। वितस्ता है झेलम नदी का नाम, ठीक है। अस्कनी है चिनाब नदी का नाम, ठीक है। चिनाब जो होता है ना, रावी झेलम चिनाब, सिंधु की ही ये सहायक नदियां हैं। मैं आपको भारत का भूगोल जो पढ़ाऊंगा जिसमें नदियां आएंगी उसमें अच्छे से समझाऊंगा, बराबर, ठीक है। अभी अपने को ये याद इतना
नदियों के बारे में ज़्यादा नहीं घुसना है अंदर, नदियों में डूबना नहीं है। अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सप्त सेंधव जो क्षेत्र था वो आर्य का निवास स्थान था एज पर ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार सप्त सेंधव जो था वो आर्य का निवास स्थान था। ठीक है, अब सप्त सेंधव में 7 नदियों का क्षेत्र आता है। 7 नदियां कौन कौन सी थी? एक सिंधु, सरस्वती, ठीक है, विपाशा, परुषणी એટલે रावी, ठीक है, सिंधु ले लो, सरस्वती ले लो, सतलुज ले लो, फिर रावी ले लो, व्यास ले लो, झेलम ले लो, चिनाब ले लो। पुराने नाम जो हैं वो हमें याद रखने ही पड़ेंगे कैसे भी, क्योंकि एग्जाम में नदियों के पुराने नाम भी इतिहास में पूछ लिए जाते। ठीक है, आर्यों का विस्तार जो है, आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, वो अफगानिस्तान और पंजाब में आर्यों का निवास स्थान था। सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। सो सतलुज जो है, सतलुज ऊपर से आती है, मतलब मैं समझाऊंगा यहाँ से, जैसे सतलुज जो है यहाँ से ऐसे आएगी, बराबर, और यहाँ पर जो यमुना है, यमुना जैसे कि ये अगर मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, और यहाँ पर अगर यमुना है और यहाँ ऊपर सतलुज है, बराबर, सतलुज मतलब सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी। हाँ, तो सतलज नदी अगर यहाँ पर बह रही है, ठीक है, और यहाँ पर यमुना नदी है, ये यमुना नदी, और यहाँ पर बीच में पंजाब आ गया और ये उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है, और यहाँ पर अफगानिस्तान है ऊपर। ठीक है, तो ये सतलज नदी से लेकर यहाँ तक का जो भाग है वो ब्रह्मवर्त कहलाता था। क्या कहलाता था? ब्रह्मवर्त कहलाता था। ठीक है, ब्रह्मवर्त कहलाता था। ठीक है, अरे इधर कहाँ है भाई? ठीक है, क्या कहलाता था? ब्रह्मवर्त कहलाता था। ओके, फिर क्या था कि ऋग्वेद की महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया है, जो ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि सिंधु नदी ही महत्वपूर्ण नदी होगी, कि सिंधु की ही सहायक नदियां थी ये सब। ठीक है, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ओके, ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी एक बार, जबकि जमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया। ये भी पूछ लिया जाता है नदियों के नाम कि कितनी बार ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम कितनी बार आया है और जमुना नदी का नाम कितना है, यमुना नदी का नाम कितना है। यमुनी लिख गया है, नहीं, हाँ, यमुना है, ये यमुना है। ठीक है, यमुना नदी का नाम 3 बार लिया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल के बारे में और जानकारी है थोड़ी, आर्य के निवास स्थान कहाँ थे और कौन सी नदी पवित्र थी और कौन सी नदी महत्वपूर्ण ऋग्वेद में है। ठीक है, और ऋग्वेद में गंगा का नाम 1 बार, जबकि यमुना का नाम 3 बार आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा आगे। ये है कि ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद जो समाज था वो ऋग्वेदिक समाज जो था वो प्रत्यसत्तात्मक था। प्रत्यसत्तात्मक यानी पापा की चलती थी, पापा तो अभी बोलते हैं, ठीक है, पिता की चलती थी इनके समाज में। ठीक है, ऋग्वेदिक समाज जो था वो प्रत्यसत्तात्मक था। समाज की आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी। जो समाज की आधारभूत इकाई थी वो परिवार थी। जैसे पूरा एक परिवार होता है, उसका मुखिया जो होता है वो पिता होता है। ठीक है, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अगर जो परिवार है, परिवार मान लो या कुल मान लो, एक कुल होता है, एक परिवार होता है। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, हम इस कुल के हैं, हम इस परिवार के हैं। ठीक है, जिसका मुखिया पिता होता था, ठीक है, उसको कुलप कहते थे। बराबर, ऋग्वेदिक काल में पिता मुखिया होता था, उसे कुलप कहा जाता था। संयुक्त परिवार की प्रथा चलती थी, जॉइंट फैमिली रहती थी, कोई अपने यहाँ पर बंटवारा नहीं होते थे पहले ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, जॉइंट फैमिली रहती थी और संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। बराबर, वर्ण व्यवस्था मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, कि पहले जो ऋग्वेदिक काल में थे उसमें मनुष्यों को वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। कैसे? कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की उत्पत्ति है। जो ऋग्वेद उसका मंडल था, 10वां मंडल, उसमें पुरुष सूक्त करके उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति है। ठीक है, कि एक विराट पुरुष थे। कौन थे? एक विराट पुरुष थे जिनके मुख से ब्राह्मण निकला है। विराट पुरुष के मुख से क्या निकला है? ब्राह्मण। और क्षत्रिय कहाँ से निकले हैं? भुजाओं में से। क्षत्रिय कहाँ से निकले हैं? भुजाओं में से। वैश्य जो निकले हैं वो जांघ में से निकले हैं, जांघ में से। ठीक है, और शूद्र जो निकले हैं वो पैरों से निकले हैं। ठीक है, ये थे विराट मुख से निकलने वाले। ठीक है, थोड़ा सा गायब होने की इच्छा है। ठीक है, देखिए कि विराट पुरुष उसके मुख में से ब्राह्मण निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं में से निकले हैं, वैश्य जांघों से निकले हैं और शूद्र जो है वो पैरों से निकले हैं। एज पर ऋग्वेद
मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऋग्वेद बोल रहा है। ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेदिक काल जो था उसमें वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जो था वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में था? 10वें मंडल में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे, ठीक है। एक था विराट पुरुष, ठीक है, विराट पुरुष था, ओके। फिर अपना विराट पुरुष जो थे उसके मुख में से कौन निकला? उसके मुख में से निकला है अपना क्षत्रिय, सॉरी, मुख में से निकले ब्राह्मण, और क्षत्रिय निकले भुजाओं में से, और वैश्य निकले जांघों में से, और शूद्र निकले पैरों में से, ठीक है। और ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा थी, स्त्रियां पढ़ती थी, शिक्षित थी, ठीक है। एक पत्नीत्व विवाह की प्रचलित थी, एक ही पत्नी रखते थे, 2-3 नहीं, ऋग्वेदिक काल से ही। ऋग्वेदिक काल में एक पत्नीत्व विवाह की प्रचलित था, जो एक ही पत्नी एक ही विवाह होता था। कन्या को दिए जाने वाले उपहार को वहतु कहते थे, दहेज प्रथा नहीं थी भाई साहब। मतलब जो अभी प्रथा चल रही है ना, कुप्रथा, दहेज प्रथा, वो प्रथा नहीं थी, ठीक है। कोई कन्या को मतलब विवाह में जो उपहार देता था उसे वहतु कहते थे। वहतु उपहार, प्रेम से जो उपहार दिए जाते हैं उन्हें वहतु कहते थे। दहेज नहीं देते थे भाई साहब, ठीक है, दहेज नहीं देते थे, बोली नहीं लगती थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहते थे ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। वस्त्र जो पहनते थे वो सूत, ऊन तथा चर्म एटले चमड़े के भी वस्त्र पहनते थे वो, ठीक है। और आजीवन विवाहित रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी, ठीक है। इतना और था। और जानते हैं ऋग्वेदिक काल में क्या था? कि ऋग्वेदिक काल में मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था, ठीक है, ओके। थोड़ी बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत अपने से मिलता जुलता है? अरे उनसे अपना मिलता जुलता है, अपने ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था, ठीक है। कभी कभी दफनाया भी जाता था, ओके, ठीक है। कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, कबीले होते थे, ठीक है। कबाले का एक राजा होता था, कबाले का नहीं होता था, कबीले का एक राजा होता था। कबीले मात्रा, हाँ, कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था, इतना याद रख। ऋग्वेदिक काल में कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था, ठीक है। आर्यों को पंचजन कहा जाता था, ठीक है, पंचजन कहा जाता था, ठीक है। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था, पंचजन भी कहा जाता था। 5 कबीले यानी कुल, 5 कुल थे, जो कौन कौन से कुल थे? अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेने का। ये जो चीज है ना वो बहुत ही कठिन, तो मतलब ठीक है, एग्जाम तो कोई सब कठिन ही होती है यार। तैयारी नहीं करोगे तो कठिन है, और तैयारी कर लोगे तो कोई कठिन नहीं है, ठीक है। सब एग्जाम निकल जाती है, इतना टेंशन नहीं लेने का। 5 कबीले थे, 5 कुल थे, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु, ठीक है। परिवार से मिलकर एक ग्राम का निर्माण होता था। बहुत से छोटे छोटे परिवार थे, उन्हें मिलाकर एक ग्राम यानी गांव बनता था, ठीक है। गांव का प्रमुख ग्रामीण होता था, ग्रामीण कहा जाता था उसे, ठीक है। पहले, अभी ये सरपंच कहते हैं, उससे पहले ग्रामीण कहा जाता था। अनेक ग्राम मिलकर विस बनाते थे। विस यानी एक सिटी जैसी हो गई, ठीक है, जिसका प्रधान विस्पति होता था। अनेक गांव मिलकर एक विष बनाते थे जिसका प्रधान विस्पति होता था। विष से जन बनता था, ओके, जिला हो गया। कबीलाई संगठन था, इसका प्रमुख जनपति होता था, ठीक है। तो देखिए, पहले कुल आया, यानी कुल एटले परिवार आया, परिवार मिलकर ग्राम बना, ग्राम बन गया, ग्राम मिलकर विष बन गए, ठीक है। विष से जन बन गया, और जन से राष्ट्र बन गया, ठीक है, एक राज्य राष्ट्र हो गया। अभी जो अपने जिले हैं छोटे छोटे, वो पहले राष्ट्र और राज्य होते थे सबके। वो आगे पढ़ाऊंगा मैं चौथा जो लेक्चर लूंगा इसका, इतिहास का, इसमें महाजनपद आएंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पशुपालन प्राथमिक पेशा था। आगे पढ़ चुके हैं हम कि पशुपालन और कृषि दूसरा पेशा था। पशुपालन तो था इनका प्राथमिक पेशा था, पशु इनको पालते थे, ठीक है। पशु इनको पालते नहीं थे, ये लोग पशुओं को पालते थे, जो प्राथमिक पेशा था। दूसरा जो था वो कृषि जो था वो दूसरा पेशा था। मुख्य आधार तो कृषि था इनका, ठीक है। गाय को ये लोग पवित्र पशु मानते थे, हम भी मानते हैं, यूपी वाले कुछ ज्यादा मानते हैं, नहीं वहां पर योगी जी है ना। गाय को पवित्र पशु मानते हैं, सभी पवित्र पशु मानते हैं, ठीक है। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था, गाय को ऋग्वेदिक काल में अष्टकर्णी भी कहा जाता था, याद रखना। पुत्री को, मात्राओं की बहुत गलती हुई भाई साहब, पुत्री को माफ करना, थोड़ा मात्रा इधर उधर हो रही है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें, ठीक है। पुत्री को दुहिता कहते थे, गाय का दूध दोहती थी इसलिए उसे दुहिता कहते थे। दोहना जानते हो क्या होता है? नहीं तो गांव वालों से पूछना। पुत्री को दुहिता कहते थे, गाय का दूध दोहती थी इसलिए। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था, पहले घोड़ा जो था आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में इतना सब था।
और देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या था। ऋग्वैदिक काल काफी लंबा चला नहीं यार, इसलिए ऋग्वैदिक काल में जितनी भी जानकारी हमें मिल रही है हमें सब लपेटनी ही है, ठीक है। फिर से प्रकट हो गए। तो ऋग्वैदिक काल में जितनी भी जानकारी मिल रही है हमें सब याद रखनी है कि ऋग्वैदिक काल में जो है आकाश देवताओं को अलग अलग भागों में बांटा गया था, ठीक है। कैसे कि आकाश के जो देवता थे वो थे सूर्य, वरुण, विष्णु और सविता। सविता भी एक सूर्य का ही, सूर्य देवता का ही दूसरा रूप है। सूर्य, वरुण, विष्णु और सविता, ठीक है। फिर जो अंतरिक्ष के देवता थे वो थे इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और यम, ठीक है। यहाँ इसमें से बहुत से देवता तो हम जानते भी होंगे। इंद्र जानते हैं, सुना है, रुद्र यानी महादेव, ठीक है। वायु हो गए, वायुदेव, ठीक है। यमराज, तो यमराज को सब जानते हैं, यमराज को तो कोई भूल ही नहीं सकता। सूर्य देवता हो गए, वरुण देवता हो गए, विष्णु देवता हो गए, सविता देवता हो गए। ये मरुत कौन से हैं ये मुझे भी आइडिया नहीं इतना, ठीक है। वो लोग बोलते थे। पृथ्वी के जो देवता थे वो थे अग्नि, सोम देवता, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। सरस्वती नदी को तो ये लोग मानते ही थे, ठीक है। ये जो ग्रह थे, ग्रहों को भी आई थिंक, ठीक है, चलो ग्रह की बात अभी नहीं डालते। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती ये पृथ्वी के देवता थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब भी अलग अलग पूछा जा सकता है ऑप्शनल में कि आकाश के देवता ऋग्वैदिक काल में कौन थे, अंतरिक्ष के देवता कौन थे। इनमें से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से आकाश के देवता ऋग्वैदिक काल में आकाश के देवता नहीं थे, ठीक है। तो ये 3 दे दिए जाएंगे, एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो नहीं था वो सेलेक्ट कर देना है और नंबर मिल गया एक आपको। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा जाता है, पुरंदर, ठीक है। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। सूक्त थे पता है, ऋचाएं और सूक्त, ठीक है। सूक्त थे 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है, वरुण को 30 सूक्त समर्पित है, ठीक है। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है ऋग्वेद में के 3रे मंडल में, ये आपको बता दिया है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, ये याद रखना खास। गायत्री मंत्र की रचना कौन ने की थी, विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, 3रे मंडल में है, ठीक है। सरस्वती नदी देवी थी, सरस्वती नदी की देवी थी। सरस्वती जो थी उस नदी की देवी थी, आगे पढ़ चुके हमने। जो सप्त संदीप था, जो सप्त संदीप थे, जो 7 नदियां जो थी अपनी, तो सप्त सिंधु, सॉरी, ठीक है, वो थी, ठीक है। फिर आता है बाद में विद्या की देवी हो गई। सरस्वती जो थी पहले, विद्या थोड़ा अलग, सरस्वती जो थी वो पहले नदी की देवी थी, बाद में विद्या की देवी हो गई, ठीक है। मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है, मूर्ति की पूजा भी करते थे, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें, ऋग्वैदिक काल जो था उसके बारे में हमें इतना ही ऋग्वेद से प्राप्त चलता है, ठीक है। ऋग्वेद के बाद हमारा जो आता है वो है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद के बाद जो आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है, उत्तर वैदिक काल का जो समय दिया गया है इतिहासकारों, वो 1000 से 600 ईस्वी सन पूर्व का था, बराबर। उत्तर वैदिक काल का जो समय दिया गया है हमें वो 1000 से 600 ईस्वी सन पूर्व का था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, उत्तर वैदिक काल के लिए, उत्तर वैदिक काल का जो अगर हमें अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ठीक है। अगर उत्तर वैदिक काल का हमें अध्ययन करना है या हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं वो हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ठीक है। ओके, ये जो हैं वो हैं हमारे स्रोत जिसके द्वारा हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जान सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास जो स्रोत हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या था कि लौह प्रौद्योगिकी की युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। लौह प्रौद्योगिकी जो था, लौह प्रौद्योगिकी, उसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी, ठीक है, ठीक है। लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हो गए हैं, अच्छा मिल चुके हैं, ढूंढ लिए हैं, ठीक है। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, ठीक है। मध्य जो भारत मध्य में था वो मध्य देश था। इसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी तक था। इसका जो प्रसार है, उत्तर वैदिक काल का प्रसार जो हुआ है वह सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी तक था, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये है कि सामाजिक व्यवस्था का आधार
वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। जो ऋग्वैदिक काल में हम वर्ण व्यवस्था देख चुके हैं ना, उसे ऐसा ही मतलब सेम टू सेम वैसा ही वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जो थी वो उत्तर वैदिक काल में भी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। पहले जो कर्म के आधार पर होता था, अब जाति के आधार पर होने लगा था। ठीक है, समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हो गया था। मतलब समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियां आ गई थी। पहले हिंदू पे मुस्लिम, मतलब अलग अलग धर्म के लोगों का उदय हो गया था। ठीक है, व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे थे, यानी जो बाप दादा जो व्यवसाय कर रहे हैं वही पोता और पुत्र करेंगे व्यवसाय, यानी आनुवांशिक होने लगे थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। ओके, उत्तर वैदिक काल में और क्या हुआ था कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। अत्यधिक नहीं, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। यानी यज्ञ का जो महत्व था, यज्ञ थोड़ा भी कुछ हुआ, हाँ भाई लड़की जन्मी लड़का जन्मा यज्ञ कर दो, ठीक है, ऐसा ही होने लगा था। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई थी। गोत्र जो होते हैं, जब आप शादी करने जाओगे तो आपसे गोत्र पूछा जाएगा, पंडित पूछेगा आपका गोत्र क्या है। वो गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ठीक है, तुम कौन से गोत्र के हो, ये कौन से गोत्र का है। उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ठीक है, गोत्र शब्द का अर्थ है समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता हो। ये मैंने इसलिए लिखा, और इतनी शुद्ध हिंदी भाई साहब मेरे को ऐसे आ गई है, पता नहीं कैसे आ गई है। ठीक है, इतनी शुद्ध हिंदी आ गई है। ठीक है, गोत्र व्यवस्था, गोत्र शब्द समझ में आ गया। समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता, मतलब समूचा जो कुल होता था, एक कुल जो कहाँ से, मतलब उसका वंश जो कहाँ से आया है, पहले से कुल कहाँ से स्थापित हुआ है, उस समूचे कुल को एक जगह रखा जाता था, उस गोधन में रखा जाता था। ठीक है, जिसे गोत्र शब्द का मतलब दिया गया, गोत्र शब्द दिया गया। ठीक है, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार दिए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार दिए गए कि जो विवाह करने के प्रकार थे वो 8 प्रकार से उत्तर वैदिक काल में आर्य विवाह करते थे, या फिर लोग जो भी बसते थे उत्तर वैदिक काल के समय में, वो 8 तरीके से विवाह करते थे। और मनुस्मृति में 8 तरीके के विवाह दिए गए हैं जो अभी भी प्रचलित हैं। ठीक है, एक था, पहला था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या था कि कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता योग्य वर्ग खोजकर कन्या का विवाह करें। कि कन्या बड़ी हो जावे, शादी लायक हो जावे, विवाह लायक हो जावे, तो उसके माता पिता जो हैं वो योग्य वर खोजकर कन्या का विवाह करे। जो माता पिता थे वो वर खोजते थे, वो जिसे मतलब पसंद करते थे उसके साथ विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता था। ठीक है, फिर देव विवाह आता था। देव विवाह क्या था कि यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना। पहले जो थे वो यज्ञ करने वाले पुरोहित भी होते थे, उनके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, उसे देव विवाह कहते थे। ठीक है, जो यज्ञ करते हैं, पहले ऋषि मुनियों के देखे होंगे आपने विवाह सुंदर स्त्रियों से हुए हैं। ठीक है, आर्ष विवाह किसे कहते थे कि आर्ष विवाह जो थे, कन्या के पिता यज्ञ कार्य हेतु 1-2 गाय के बदले में कन्या का विवाह कर दें। कि कन्या जो है वो यज्ञ, मतलब कन्या के जो पिता हैं वो यज्ञ कार्य, यज्ञ पहले यज्ञ प्रचलित हो गया था, यज्ञ का अत्यधिक महत्व हो गया था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो जो कन्या के पिता हैं वो यज्ञ करवाने के लिए 1-2 गाय लेते थे, बदले में अपनी कन्या का विवाह कर देते थे पुरुष के साथ। ठीक है, उसे आर्ष विवाह कहा जाता था। फिर आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या है कि वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। लड़का खुद जाए कि मुझे आपकी लड़की का हाथ चाहिए पूरी लड़की, ऐसे ही कुछ। प्रजापत्य विवाह उसे कहते हैं कि वर स्वयं कन्या के पिता के पास जाकर कन्या मांगकर विवाह करता था। कि वर भाई लड़का जो है लड़की के पिता के पास जाता था कि मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। फिर लड़के का बाप जो है चेक देता था कि लो भाई 5 करोड़ का चेक, और दफा हो जाओ मेरी लड़की की जिंदगी से। नहीं, ऐसा सब नहीं होता था। प्रजापत्य विवाह क्या है कि वर स्वयं जाता था कन्या के पिता के पास और कन्या मांगकर विवाह करता था। ठीक है, ये जो 4 विवाह है ना, इसे प्रशंसनीय विवाह कहते हैं। इसमें प्रशंसा होती थी। अगर आप इन 4 तरीकों से विवाह करते हो तो आपकी समाज में सब जगह प्रशंसा होगी। ठीक है, फिर बाकी के जो 4 विवाह आते हैं वो निंदनीय विवाह हैं। निंदनीय विवाह मतलब आपकी निंदा होगी, घोर निंदा होगी, आपको रहने नहीं दिया जाएगा, समाज में जीने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, निंदनीय विवाह है। तो निंदनीय विवाह कौन कौन से हैं कि असुर विवाह। असुर विवाह कौन सा था कि कन्या के पिता धन के बदले में कन्या का विक्रय करते थे। जो कन्या के पिता होता था, लड़की का पिता, वो पैसे के लिए, धन के लिए कन्या का विक्रय नहीं, कन्या को बेच देता था, तो असुर विवाह कहा जाता है। ठीक है, और गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या है कि कन्या तथा पुरुष प्रेम के वशीभूत होकर विवाह करते हैं। ये गंधर्व विवाह कोई लव मैरिज कहते हैं भाई लोग। ठीक है, याद रखना कि गंधर्व विवाह क्या है कि कन्या तथा पुरुष प्रेम के वशीभूत होकर विवाह करते थे। ठीक है, लड़की और लड़का प्रेम में, मतलब लव मैरिज,
प्रेम में पड़कर वशीभूत होकर विवाह करते थे, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। पिशाच विवाह जो होता है, पिशाच विवाह वो क्या होता है कि सोई हुई अथवा विचित्र कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना, कि कोई कन्या हो जो सोई हुई हो, सो रही हो, और या फिर मूर्छित हो यानी विक्षिप्त हो यानी बेहोश हो, उस कन्या के साथ मतलब सहवास करके, दुर्व्यवहार करके, मतलब जो भी खराब काम बोलते वो करके विवाह करना, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह क्या था कि बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना, कि बलपूर्वक, हाँ भाई मेरी बॉडी वॉडी बन गई है, आ जा भाई अब तू, बलपूर्वक गए कोई गरीब इंसान के घर, उसकी कन्या छीन ली, बोले चल विवाह करेंगे, उसको राक्षस विवाह कहते हैं। ठीक है, ये 8 विवाह जो थे उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति में बताए गए हैं। ठीक है, 4 विवाह जो है वो प्रशंसनीय हैं और 4 विवाह जो है वो निंदनीय विवाह हैं। ठीक है, याद रखिएगा किस तरह से विवाह करना है। नेक्स्ट जो आता है कि उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसे पर्सन जो थे जिनके नाम थे जो हमें अभी किस नामों से उन्हें जाना जाता है उस बारे में है, कि जो सेनापति था, सेनानी जो था उत्तर वैदिक काल में, उस सेनापति नाम से जाना जाता है। अभी सूत जो था, सूत वो राजा का सारथी था। आपने महाभारत देखी, उसमें सूत पुत्र कर्ण कहते थे। जो सारथी का लड़का होता था उसे सूत का, सारथी जो था उसे सूत कहा जाता था, राजा का सारथी। ठीक है, ग्रामणी, ग्रामणी जो था वो गाँव का मुखिया था, आगे बढ़ चुके हैं हम। ठीक है, भारदूत, भारदूत जो था वो कर संग्रह करता था, संग्रह करता जो था वो भारदूत था, इनकम टैक्स। ठीक है, संग्रहिता जो था कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो है वो संग्रहिता था। सहिसी, सहिसी जो मुख्य रानी होती थी उसे सहिसी कहा जाता था। धार्मिक कृत्य करने वाला पुरोहित, अपन पंडित बोलते रहे, पंडित कथा कर जाइए, धार्मिक कृत्य करने वाला पुरोहित होता था। युवराज जो होता था वो राजकुमार को युवराज बोला जाता। ठीक है, राजा जो था, राजा वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी, लास्ट फैसला महेशमती शासन में होगा, मैं कर रहा हूँ, लास्ट जो फैसला होगा वो राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण को मृत्युदंड कभी नहीं दिया जाता था, भले ब्राह्मण 7 मर्डर कर दे। पहले के ब्राह्मण ऐसे नहीं थे, पहले के ब्राह्मण धार्मिक कृत्य करने वाले थे। ठीक है, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था क्योंकि वो विराट आदमी के मुख से निकले थे, ऐसा सब कुछ नहीं है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। इस काल में 2 महाकाव्य लिखे गए, इस काल में 2 महाकाव्य लिखे गए। एक का नाम है महाभारत, जिसका दूसरा नाम है जय संहिता। ये बहुत ही बार पूछ लिया जाता है कि महाभारत का दूसरा नाम जो है वो क्या है, तो महाभारत का दूसरा नाम है अपना जय संहिता। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। दूसरा जो महाकाव्य लिखा गया था उसे कहते हैं रामायण। ठीक है, ये 2 महाकाव्य लिखे गए थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर प्रमुख यज्ञ, उत्तर वैदिक काल में कुछ यज्ञों का महत्व तो चल ही रहा था। ठीक है, तो कुछ प्रमुख यज्ञ भी थे उसमें। ठीक है, जो यज्ञ करवाते थे राजा, उसमें जो प्रमुख यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, ये सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ होता था। राजा अपने साम्राज्य की सीमा में वृद्धि करने के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध का घोड़ा पता है आपको, लोग कुछ पकड़ लेते ना अश्वमेध का घोड़ा, वो यही यज्ञ, कि अश्वमेध का यज्ञ हो रहा है भैया, घोड़ा छोड़ दिया राम जी ने, आए चलो, जहां तक चलेगा वहां तक अपना राज्य फैलेगा। ठीक है, वो तो लव कुछ पकड़ लेते, पता चलता श्रीलंका तक पहुंच गया, फिर तो हरण होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अश्वमेध का यज्ञ जो है सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। राजा अपने साम्राज्य की वृद्धि करने के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता था। ठीक है, राजसूय यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो होता है राज्य के अभिषेक के संबंधित है। राजा का जब अभिषेक होता था, राज्य अभिषेक होता था, तब राजसूय यज्ञ किया जाता था। श्रोत्रामणि यज्ञ जो है, श्रोत्रामणि यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। जो बकरी बकरे को जो काट के आहुति दिया जाता था उसे श्रोत्रामणि यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में इतना ही सब अपने को इतिहास के बारे में जानने मिलता है। मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो फिर से आप एक बार देख लीजिए। और आप PDF लेने के लिए ना अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखेंगे। अपने एक जो है अपना टेलीग्राम पे इस बार चैटिंग नहीं होती, पढ़ाई ज़्यादा होती। टेलीग्राम पे हमने एक चैनल बनाया, डिजिटल स्टडी अहमदाबाद करके सर्च करना आ जाएगा, और लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में रख ही दूंगा। वहाँ पर जाओ, आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे चैनल में ज्वाइन हो जाओ और PDF भी मिल जाएगी। PDF के साथ साथ अपने ने एक नया कार्यक्रम चालू किया है, ठीक है, टेलीग्राम पे। उसमें क्या है कि आपको जो अपना, जैसे आज लेक्चर हुआ ना, तीसरा लेक्चर, तो अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, 3 लेक्चर अपने हो चुके हैं। ठीक है, 3 लेक्चर जो अपने हो चुके हैं इसके, ठीक है,
तो अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं इसके, ठीक है, भारत इतिहास के। तो जैसे 3 लेक्चर हो गए तो तीनों लेक्चरों का हम एक टेस्ट लेंगे, मतलब टेस्ट यानी यार आओ तुम लोगों को टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम में टेस्ट दो, नंबर वहीं के ऑन द स्पॉट। तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुमको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है तो आप लोग पढ़ो, ठीक है। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ और पीडीएफ लेक्चर के लिए और ऑनलाइन क्विज टेस्ट खेलेंगे 50-50, 50-50 नंबर का, ठीक है। जैसे आज लेक्चर खत्म हुआ, इसमें से 50 नंबर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 लेंगे, कम से कम जितने बनते हैं उतने ले लेंगे, ठीक है। और उसकी टेस्ट ले, जैसे 3 लेक्चर हो गए तो तीनों लेक्चर का मिला के हम 50 से ऊपर बन ही जाएंगे आई थिंक, ठीक है। तो उसका टेस्ट ले लेंगे हम। टेस्ट मतलब तुम्हारा यार, मैं कोई वो नहीं हूँ कि तुम्हारा टेस्ट लो तुम्हारा रिजल्ट वो करूँ, ठीक है। खुद आओ, खुद रिजल्ट देखो, और कहाँ तक तुम पहुंच रहे हो, कहाँ तक दिमाग में बैठ रहा है वो तुम खुद ही जान जाओगे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से एक सिलेक्ट करो, करेक्ट करोगे तो ऐसे फुआ से उड़ेंगे, ठीक है। कहाँ भाई योर राइट, योर आंसर इज राइट, बाकी गलत करोगे तो फिर तो लाल लेटी आ जाएगी, और ऐसे वाइब्रेट भी करेगा फोन, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं अपने, ठीक है। तीसरे लेक्चर में 14 लेक्चर जल्दी करेंगे, और जो सीख रहा है सीखो, और बाकी के जिससे सीखने की इच्छा हो उसे भी बताओ कि भाई साहब इधर आओ, थोड़ा बहुत तो अच्छा पढ़ाई लेते हैं राहुल भाई, तो पढ़ो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं टेलीग्राम में, जल्दी ज्वाइन कीजिए, थैंक यू।